नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। यही घर है ना? वो एन उसके घर के सामने खड़ा होके उसे कंफर्म कर रहा था। हाँ यार, यही एड्रेस तो है। आयश घर को फौरन देखते हुए बोला, चल अब जल्दी से निकाब पहन ले। वजदान ब्लैक कलर के कपड़े से अपना चेहरा ढकते हुए बोला, व्हाट यार, नकाब क्यों? क्या हम चोरी करने जा रहे हैं? आयश हैरान हुआ। हाँ, अपनी महबूबा का दिल वो उसे दीवार से ले गया। देख वजी यार, मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। वो कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। वजदान दिलावर के होते हुए किस बात का डर? वो फखरिया अंदाज में बोला। इससे पहले कि गार्ड हमें देखें, तुम यहीं रुको। दीवार फलांगते हुए उसने आयश को पीछे से रुकने का इशारा किया और खुद उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा वो सो रही थी। उफ, क्या अदा है। वो सो रही थी जब वजदान उसके करीब ही बेड पर बैठ गया और उसके चेहरे पे आई जुल्फे हटाने लगा। उसे अपने चेहरे पे कुछ महसूस हुआ तो उसने फौरन से आंखें खोल दी। तो तुम? वो उसके इतना करीब देखकर शशतर रह गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसने एक हाथ उसके मुंह पे रख दिया और वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। डरो नहीं डार्लिंग, आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। और हाँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं। वो मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कब, कैसे, क्यों? आई डोंट नो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा सबके सामने। वो धमकी वाले अंदाज में मुस्कुराया, फिर उसने लेका के मुंह से हाथ हटाया और फिर से बोला, अब बताओ डार्लिंग, मंजूर? भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लेका हशमत के घर तक पहुंच जाओ। वो उसका गिरबान पकड़ते हुए गुस्से से घुर्राई। ना ना बेबी, गुस्सा नहीं, अकल से सोचो और कोशिश करो कि तुम्हारा फैसला हाँ में हो, नहीं तो जो मैंने कहा है वो फिर मैं कर भी सकता हूँ। वो उंगली उसके होंठों पर रखते हुए बोला, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो और मेरा भी, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ना ना डार्लिंग, होगा तो वही जो वजदान चाहता है। और हाँ, कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। वो उसे वार्न करते हुए फौरन वहां से चला गया और वो शस्त्र से जाते हुए देखने लगी। ए खुदा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? वो सर को दोनों हाथों में थामे सोचने लगी। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, बहुत अच्छा है। मैंने और तुम्हारे बाबा ने सोचा है कि माँ पारा के साथ तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दें। निसा ने लेका के करीब बैठते हुए उसे लड़की की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन वो बिना देखे ही उठ गई। मामा प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं आपको, छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी आप सबको। बता दीजिएगा बाबा को भी। निसा को अपना फैसला सुनाकर वो वहां से उठ गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का, इतनी जिद्दी होती जा रही है। वो बेटी के लिए फिक्रमंद हुई और सर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ ताईजान, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उसे अपने पीछे से आवाज आई। उसने फौरन मुड़कर देखा तो पीछे अरसम मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, खैर से आए हो ना? यूं अचानक बिना बताए आ गए? मेरे बच्चे, हमें बता दिया होता तो हम तुम्हारे तायाजान को खुद लेने जाते। वो अरसम को सीने से लगाते हुए मोहब्बत से गोया हुई। जी ताईजान, मुझे पता है, मेरे बताने पे वो फौरन मुझे लेने आ जाते, लेकिन मैंने सरप्राइज भी तो देना था ना आपको। वो मुस्कुराते हुए निसा बेगम को देख रहा था और लइका और वो दूसरी चुड़ैल माँ पारा वो इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछ रहा था। अच्छा आ जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मिल लेना सबसे, सब घर पर ही हैं। निसा उसे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। आज वो थाने में बैठी किसी केस की छानबीन में मसरूफ थी। वो सारे के सारे पुराने केस टटोल रही थी। उसने उस लड़की को इंसाफ दिलाना था जो अपनी मुकम्मल दास्तां सुनाने जा रही थी। दिलावर साईं कौन था और उसका इस लड़की के खानदान के खामंद के ताल्लुक कत्ल से क्या था? वो बिना किसी सबूत के उसे कैसे अरेस्ट कर सकती थी? क्या पता वो लड़की झूठ बोल रही हो, लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगी? वो उसी केस के मुतालिक सोचे जा रही थी। कई सवालों ने उसके अंदर जन्म लिया। लड़का ने उससे कुछ सवाल पूछे और फिर उसने लड़की से सारी तफसील बयान करने को कहा। आपका और दिलावर साईं का क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब, क्या आपका शौहर उनका मुलाजिम था या कुछ और? वो सवालिया नज़रों से उसे देखती हुई बोल रही थी। जी इंस्पेक्टर साहिबा, मेरा शौहर दिलावर साईं का खास ड्राइवर था। साईं दिलावर मेरे बाबा के किसी और के साथ गाड़ी में नहीं बैठते थे और एक दिन बाबर की तबीयत ख़राब हो गई थी और उस दिन दिलावर साईं ने कहीं जाना था और उस दिन बाबर साईं दिलावर साईं के घर ना जा सका, तो उसने सोचा शाम को जाकर मैं साईं से माजरत कर लूँगा। जब वो शाम को गया तो वो लड़की चुप हो गई और रोने लगी। हौसला करें और आगे बताएं कि क्या हुआ? लड़का और तशवीश करने लगी। जब वो वहां गया तो वापस ना आया, बहुत रात हो गई। फिर मैंने सोचा कि खुद जाकर देखूं। जब मैं वहां पहुंची इंस्पेक्टर साहिबा, तो आगे मेरे बाबर की लाश पड़ी थी। वो मुसलसल रोते हुए बता रही थी। और इससे आगे क्या हुआ? ठीक से सोच के बताइए। लेका को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। दिलावर साईं के हाथों में बंदूक थी और बेगम साहिबा की भी लाश नीचे पड़ी थी। गुजारों की तार रोने लगी। अच्छा ये ले पानी पिए, इसके बाद आप जा सकती हैं, और जब आपकी ज़रूरत हुई फिर बुला लेंगे। इसके जाने के बाद भी कई सवाल उसके जहन में उठे। ज़रूरी तो नहीं कि दिलावर साईं के हाथ में गन थी तो कत्ल भी उसी ने किया, और अगर किया भी है तो उसकी बीवी का कातिल कौन? कहीं बाबर तो नहीं?
वो खुद ही सवाल करती, खुद ही जवाब देती, इधर उधर टहलने लगी। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में दाखिल होते ही उसने लेका को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अरसम तुम कब आए? वाओ रियली, आई एम सो हैप्पी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। आओ बैठो। अरसम खड़े क्यों हो? लेका ने उसे हाथ से पकड़कर बेड पे बिठा दिया। और सुनाओ, अब आगे क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है, वही होगा जो तुम्हारा ख्वाब था शुरू से। यू मीन तुम्हारा SSP कंप्लीट हो गया? उसने अरसम की तरफ बेचैनी से देखते हुए कहा। हाँ जी बिल्कुल, उसने सर हिलाया। गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। लेका ने उसके कंधे पे थपकी दी। चलो आज शाम को बाहर चलते हैं, सब लोग रेडी रहना, मेरी तरफ से आइसक्रीम। ओके, सबको बता देना रेडी रहें। ओके, फिर शाम में मिलते हैं। वो यूनिफॉर्म पहनकर रेडी होते हुए बाहर निकल गई और वो खिड़की से उसे जाते हुए मोहब्बत से देखने लगा। वो ऊंचे कद की बदौलत खूबसूरत वर्दी में कुछ ज्यादा ही पुरकशिश लग रही थी। वो गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी, मगर वो मेन गेट को काफ़ी देर तक देखता रहा और उसे महसूस करता रहा। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने लगा तो उसे अचानक से अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो फौरन मुड़ा। चुड़ैल तुम? वो मापारा को देखकर खिल उठा। तुम जिन भूत वूत सांप वाम सब कुछ हो। उसने गुस्से से मुंह फुलाया। हाँ हाँ, अरे पागल लड़की, अगर मैं भूत होता तो तुम्हारी तरह मेरी आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी होती। लेकिन देखो, मेरी आंखें और तुम्हारी आंखें, इनमें ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। अरसम ने उसे मजीद तंग किया। जाओ जहन्नुम में, और अब मुझसे कोई बात नहीं करना, समझे? उसे उंगली से वार्न करती कमरे से बाहर भाग गई। अरे पारा मेरी बहन, रुको यार, तंग कर रहा था तुम्हें। वो भी उसे मनाने उसके पीछे भागा। लेका, वैसे आज आइसक्रीम किस खुशी में खिलाई जा रही है? माँ पारा आइसक्रीम खाते हुए मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा इतनी देर बाद अरसम घर आया है? आइसक्रीम तो बनती थी, है ना अरसम? वो अरसम की तरफ देखते हुए बोली, जो पहले ही उसे देखने में मसरूफ था। और लेका के देखने से उसने फौरन गर्दन हिलाते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो माँ पारा अरसम की तरफ देखने लगी। वाह जी वाह, मेरी बातों पे तो कभी भी ऐसे जी हजूरी नहीं की, और लेका की बात पर जी 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 जी। वो अरसम को घूरते हुए बोली, जिस पर वो दोनों खुलकर मुस्कुराए। तो एकदम से लेका की नज़र अपने सामने वाले टेबल पे पड़ी, जहाँ वो जाने कब से बैठा उसे ही देख रहा था। लेका का हंसता हुआ चेहरा उसे देखकर एकदम बिगड़ गया। पहले ये मेरे घर तक पहुंचा और अब ये मेरा पीछा करता है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। आइसक्रीम जल्दी खत्म करके बाहर आ जाओ। वो दोनों भी फौरन उठने का इशारा करते खुद आगे चल पड़ी। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि एक ही लम्हे में उसके ऐन सामने वो आ गया। उसे टकराते टकराते वो मुश्किल बची। आखिर तुम किस कदर बेशरम हो? क्या है तुम्हारी हद? एक ही बार बता दो। वो उसकी आंखों में घूरते हुए बोली। तुम हो, सिर्फ तुम, मेरी हर हद की आखिरी हद। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा तो लेका ने एक हाथ से उसे पीछे धकेला। तुम्हारा तो वो मैं हशर करूंगी ना, ता कयामत याद रखोगे। फिलहाल तो मेरी फैमिली मेरे साथ है और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं। बात मुकम्मल करते ही वो उसे मुसलसल अपनी तरफ देखता हुआ पाकर एक साइड पे धक्का देते हुए एकदम वहां से निकल गई, जबकि वजदान बिलावर दोनों बाजू अपने सीने में बांधे अपनी तेज निगाहों से दूर तक उसका ताकुब करता रहा। हसीब, मीटिंग का टाइम कितने बजे का था? वजदान ने ड्राइव करते हुए दरियाफ्त किया। मीटिंग तो आज आपने कैंसिल करवा दी थी सर। ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं। खैर, अब मैं घर से निकल आया हूँ, तुम देख लेना, आज किसी दूसरे इवेंट ऑर्गेनाइजर को देख लेंगे। ओके सर। उसने फ़ोन बंद कर दिया। एक लम्हे के लिए उसका ध्यान भटका और वो अपने आगे की गाड़ी को देख ना पाया था। नतीजतन उसकी गाड़ी टकरा चुकी थी। उफ, वजदान की अफसोस भरी आवाज़ उभरी। अगरचे इस वक्त बर वक्त उसने ब्रेक लगाने से उसकी गाड़ी फिर भी आगे वाली गाड़ी से जा टकराई थी। उसका सर सामने जोर से लगा था, जिसकी वजह से शदीद दर्द की लहर उठी उसके सर में। लेकिन वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। रिएक्शन के लिए आगे वाली गाड़ी वो निकल चुकी थी। गाड़ी चलाना नहीं आती क्या तुम्हें? बातें तो दुनिया जहान की, तुमसे सुन लो। आज उसे उसका गुस्सा बजा लगा था। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ मैं पूरा कर दूंगा। उसने ऑफर दी। नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी गाड़ी की मुरम्मत करवा लेना। हेडलाइट्स कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हुई हैं। उसने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। वजदान की निगाहें एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पे उलझ गई। फिर वो पलटने लगा, मगर उसके सर में शदीद दर्द की लहर उठी। उसे 2 कदम भी चलना मुहाल लग रहा था। वो गिरने ही लगा था कि जो वो उसे घूर रही थी उसे देखते फौरन 2 कदम उसके पास आई। आर यू ओके? उसके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि काफ़ी तकलीफ में है। यस आई एम ओके थैंक्स, उसने बमुश्किल कहा और आगे बढ़ना चाहा, मगर उसकी तकलीफ साफ जाहिर थी। लेका ने भी उसका दर्द महसूस किया और चलती हुई इसके पास आई। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो? नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। उसने फ़ौरन मना कर दिया। कितने ठीक हो तुम, तकलीफ़ें भी अकड़। उफ, चाबी गाड़ी की दो और दूसरी सीट पे बैठ जाओ। उसने फिर से कहा। वो कितनी केयरिंग भी थी। वजदान ने हैरान कुन निगाहों से उसे देखा और गाड़ी की चाबी उसके हाथ पे रख दी। वो जल्दी से पलटी और अपनी गाड़ी किसी सेफ जगह पार्क की और वापस उसकी गाड़ी में आ गई। वो उसके अपने साथ बैठते हुए मुसलसल उसे देख रहा था। सेलफोन कान से लगाए वो किसी से मुखातिब थी। अरसम,
किसी को भेजकर गाड़ी मंगवा लो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, घर आके बात करते हैं, तुम बस याद से गाड़ी मंगवा लेना। ओके बाय। उसने फ़ोन पे बात मुकम्मल की और कॉल बंद कर दी और थोड़ी देर में लेका ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और कुछ देर वहीं रुकी। डॉक्टर उसका चेकअप करके लेका से मुखातिब हुआ। परेशानी की बात नहीं है मैडम, सर पे चोट लगने से इन्हें चक्कर आ रहे हैं, अब इन्हें रेस्ट की खास ज़रूरत है। अगर डॉक्टर कहकर तेज़ी से आगे बढ़ गया, लेकिन थैंक्स, आज तो तुमने वाकई कर दिखाया। सच कहूँ मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा यूँ मुझे तकलीफ में देके तड़प जाना। वो मुसलसल उसे देखते हुए आहिस्ता से बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं मिस्टर, ये मेरा फ़र्ज़ था और अपना फ़र्ज़ निभाना मैं बखूबी जानती हूँ। फ़र्ज़ तो एक अलग बात है, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। हाँ है, मगर नफरत तुम्हारी इन घटिया बातों से और बार बार बिलावजह मेरे साथ चिपकने से। वो बात मुकम्मल करते हुए वहां से चली गई और वजदान को उसकी बातों के अंदर से जलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आपने बुलाया? वो बाप के गले में बाहें डाले मोहब्बत से गोया हुई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरी जान, इधर आओ मेरे पास। हशमत ने मोहब्बत से लेकर को पास बिठाया। बेटा मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरी हर बात की लाज रखेगी। हशमत की बात से ही उसे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि वही रिश्ते की बात होगी, लेकिन फिर भी उसने अपने बाप को हौसला दिया। जी बाबा जान बोले। बेटा मैं चाहता हूँ कि माँ पारा के साथ तुम्हारा भी रिश्ता तय करके शादी कर दूँ। बेटा ज़िंदगी का क्या पता, मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ। लेकिन बाबा, वो बाप के सामने बेबस हुई। लेकिन कुछ नहीं, जो तुम्हारी मामा की दोस्त हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा माँ पारा का रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन तुम्हारे लिए वो आयुष के दोस्त का रिश्ता बता रही थी। वो कहती हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, हमारा देखा बाला है, शहर के रईस है, छोटी सी फैमिली है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तुम भी एक बार तस्वीर देख लो, अपनी माँ से बहुत प्यारा है, मैं मिल चुका हूँ एक बार। वो सब बता के उसके जवाब के मुंतज़िर थे। बाबा जान मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, प्लीज़ खुद से दूर नहीं करे मुझे, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुसलसल इनकार कर रही थी। मैं फैसला कर चुका हूँ, अब तुम दोनों बहनों की इकट्ठी शादी होगी, कोई बहस नहीं। हशमत इरादा कर चुका था, वो इतना अच्छा हर रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए फौरन वो अपना आखिरी फैसला सुनाकर वहां से उठ गया और वह हैरान परेशान अपने बाप को जाते हुए देखने लगी। मामा जान आप बाबा को समझाएं, मुझे नहीं करनी शादी। वो माँ की तरफ किसी उम्मीद से देखते हुए बोली। मेरी जान तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिद नहीं करो और मान जाओ अपने बाबा की बात। अगर तुम्हारे बाबा इतना इसरार कर रहे हैं तो यकीनन बहुत अच्छा रिश्ता होगा। वो माँ की बात सुनकर खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। ले जिगर, तकरीबन तेरा काम हो गया। आज मॉम ने अंकल हशमत से बात कर ली है। वो तो बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में बताता हूँ। आयुष वजदान के कंधे पे थपकी देते हुए खुशी से बोला। वेल डन जिगर, और अब आगे तुझे पता है ना क्या करना है? वो उसे अपने अगले प्लान के मतलब याद दिलाने लगा। हाँ यार तू बेफिक्र हो जा, सब हो जाएगा। मैंने मॉम से बोल दिया है कि जल्दी शादी का बोलना है उन्हें, और इकट्ठी शादी होगी मेरी और मेरे जिगर की। वो उसे आंख मारते हुए बोला। हाँ याद आया, अगर मेरी पिक लेका ने देख ली तो सारा काम खराब हो जाएगा। वो उस तस्वीर का बता रहा था जो उसने उसे दी थी अंकल हशमत को देने के लिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है यार, वो ज़रूर देखेगी, आखिर शादी है उसकी। लेकिन तू फिक्र न कर, अगर ऐसा कुछ मसला बना तो मैं खुद संभालने की कोशिश करूंगा। मगर जैसे मामा बताती हैं कि वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं, तो मे बी वो पिक में भी इंटरेस्टेड ना हो। आयुष से परेशान देखकर समझाने लगा। ओके, अगर तू सुना, बात होती है माँ पारा से तेरी? अब तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तुम दोनों की, और तो और बहुत आगे की भी सोच ली होगी, है ना? उसे छेड़ने वाले अंदाज में कन्ना मारते हुए बोला। हाँ यार वो बहुत अच्छी है और उसे मैं काफ़ी पसंद आया हूँ, मुझे तो उसने काफ़ी इंप्रेस किया है। वो मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। तो फिर तेरी भाभी किस पे चली गई? हर वक्त नाक पे गुस्सा रखती है। और क्या मेरे भाई? उसके चुप होने पर वो पूछने लगा। बदतमीजी की तो कभी कभी हद कर देती है, बस एक बार आ जाए मेरे पास, फिर बताऊंगा उसे कि वजदान दिलावर क्या चीज़ है। वो कुछ सोचते हुए उसकी उस दिन वाली बदतमीजी का बता रहा था। ना यार मेरी होने वाली साली है, इतना जुल्म ना करना। वो उसके आगे हाथ जोड़ने की एक्टिंग करते हुए मुस्कुराया। तेरी साली और मेरी जान की दुश्मन, दोनों इस बात पे खुल के मुस्कुराए। ताई जान अगर लेका राजी नहीं तो आप लोग क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? जब उसे पता चला तो उसे रहा ना गया। नहीं बेटा, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही उसके साथ, बस वो इसलिए उदास है कि हमें छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा उसे, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती। नहीं तो उसे अपने बाबा के फैसले पर एतराज़ नहीं होता। वो तो शुरू से ही कहती थी मैं शादी करवाऊंगी तो अपने बाबा की मर्जी के लड़के से, बस जरा उसका मुंह ठीक हुआ तो देखना। उस लड़के को देखे बिना ही हामी भर देनी है। मैं जानती हूँ वो उसे अपने बाबा को इनकार कभी नहीं करेगी। निसा बेगम बेटी पे फख्र करते हुए बोली। लेकिन ताई जान वो दिल से तो राजी नहीं होगी ना? वो बेचैन हुआ। बेटा तुम उसे समझाने की बजाय उस जैसी बातें कर रहे हो। छोड़ो, तुम सबकी फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो बिना कोई जवाब दिए वहां से उठ गया। उसका दिल फट जाएगा जैसे उसे लगा। लेका किसी और की हो जाएगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं हमेशा से ही लेका को चाहता हूँ। लेकिन क्या कभी लेका ने भी महसूस किया? क्या ताई जान के दिल में मेरे और लेका के मुतालिक कभी ख्याल नहीं आया? वो सर थामे पागलों की तरह इधर उधर टहलने लगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेका सिर्फ मेरी है, मैंने बचपन से उसे चाहा है। मैं
कैसे उसे किसी और को होते देख सकता हूँ? नहीं, कैसे वो मुझसे कोई छीन कर लेके जा सकता है उसे कोई? वो मुसलसल सोचे जा रहा था। "वजी, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है।" वो उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठते हुए बोला। "हाँ जी डैड बोले, मैं सुन रहा हूँ।" वो मोबाइल में मसरूफ़ था जब दोबारा दिलावर ने उसे आवाज़ दी। "वजी यार मेरी बात तो सुन लो।" "जी डैड सॉरी।" "और ये ले मोबाइल ये पड़ा है। अब आप बोलें।" वो मोबाइल टेबल पर रख कर दिलावर की तरफ मुँह करके बोला। "आयश की मम्मा की आज कॉल आई थी। बता रही थी कि उसने तुम्हारे लिए लड़की ढूँढ ली है और मैं चाहता हूँ तुम भी एक बार मिल लो और फिर जाकर बात पक्की कर देते हैं और अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो भी बता देना बेटा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है।" वो बेटे को मोहब्बत से देखते हुए गोया हुए। "नहीं डैड मुझे कोई पसंद नहीं। आपकी पसंद की मेरी पसंद है, मुझे कोई एतराज़ नहीं।" वो बहुत खुश था। सब आयश की वज़ह से मुमकिन था। वो अपने दोस्त पे फ़ख्र करने लगा था। "शाबाश मेरे शहज़ादे! आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया।" दिलावर उसे सीने से लगाए जोश से बोला। वो मुस्कुराया और दिल ही दिल में खुश हुआ कि चलो डैड भी खुश हैं। "तो चलो फिर बात भी पक्की करते आते हैं। तुम भी रेडी रहना।" "नो डैड मैं नहीं जा रहा। ये मंगनी-मंगनी को छोड़ें मतलब डायरेक्ट शादी। आपको तो पता है मुझे ऐसी मंगनी जैसी फ़िज़ूल काम पसंद नहीं।" वो दिलावर को जल्दी शादी पे फ़ोर्स करना चाहता था, ताकि उसका बना-बनाया प्लान ख़राब ना हो जाए। "ये तो और भी अच्छी बात है कि मेरा बेटा इतनी जल्दी शादी के लिए रज़ामंद है। तो ठीक है बेटा डायरेक्ट हम शादी की बात करते हैं और हाँ, ये लो लड़की की तस्वीर, अगर मिलना नहीं तो देख तो लो।" वो उसे लेखा की तस्वीर देते हुए वहाँ से उठ गया जबकि वजदान उसकी तस्वीर को मुस्कुराते हुए गौर से देखने लगा। "डार्लिंग, किधर गुम थी इतने दिन से?" वो अभी गाड़ी से निकल ही रही थी कि वो फ़ौरन उसके रूबरू आ गया। "तुमसे मतलब?" उसे बिना देखे बोली। "जिस दिन से तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गई हो, उस दिन से तो मेरे दिल में तुम्हारा मुकाम और भी बढ़ गया है। कसम से।" वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। "मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ढीठ देखे हैं, लेकिन तुम जैसा ढीठ आज तक नहीं देखा। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम, एक बार समझ ही नहीं आता तुम्हें कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें कभी बहुत ढील दे दी कि शायद तुम बाज़ आ जाओ। लेकिन आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद मेरे सामने मत आना, नहीं तो वो हश्र करूँगी ता कयामत नहीं भूलोगे।" वो उसे शोला भरी निगाहों से देखते हुए बोली और वार्न कर रही थी। "अच्छा ठीक है नहीं आता सामने, लेकिन जो मैंने कहा था मान जाओ और मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो।" वो उसे अपनी दी हुई वो रिंग याद दिला रहा था। "ओह! हाँ, सच तुमने तो मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन अफ़सोस मेरी शादी हो रही है, आज से कुछ दिन बाद। कहा था ना मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। तुम जैसों की इतनी औकात नहीं है कि लइका हशमत को पाने के ख्वाब देखो। और हाँ, एक बात और सर वो ये कि मेरी शादी मेरी पसंद से हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ।" वो मुस्कुराते हुए उसे जलाने के लिए मज़ीद बातें बना रही थी और जबकि वो तो सब जानता था, लेकिन वो बिल्कुल बेखबर थी इस बात से कि उसकी शादी मेरे साथ ही हो रही है, यानी वजदान दिलावर से। और मैं तुम्हें बताऊँगा कि किसकी कितनी औकात है मैं ज़ुलेखा हशमत। और ये तो मैं जानता हूँ, मोहब्बत तो तुम कभी भी मुझसे करने के लिए नहीं, लेकिन अफ़सोस तुम्हें मुझसे ही मोहब्बत करना होगी। वो उसे देखते हुए सोच रहा था जब उसने एक हाथ से उसे धक्का दिया और मुड़ने लगी, जब फ़ौरन वजदान ने उसका बाजू पकड़ लिया। "आगे आगे देखो होता है क्या? तुम कैसे करती हो ये शादी? मैं नहीं होने दूँगा।" वो उसकी आँखों में देख रहा था और उसका इंटरेस्ट जानबूझ कर शादी में बढ़ा रहा था। "तुमने जो करना है कर लो, शादी तो वहीं होगी, जहाँ फ़िक्स हो चुकी है और अब मुझसे बच के रहना।" वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर चली गई और वो खुल के मुस्कुराया। "बेवकूफ़ लड़की, तुझे क्या पता तेरी लगाम तो मेरे ही हाथ में आने वाली है, वो भी बहुत जल्द मिसेज़ वजदान।" वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। "हेलो मिस लेखा।" जानी-पहचानी आवाज़ पर वो हैरान हुई, उसे फ़ौरन वजदान का ख़्याल आया, तो वो बोल पड़ी। "तुम बदतमीज़ नंबर कहाँ से लिया मेरा?" वो अपना नाम सुनते ही चिल्लाई। "आपका फियांसी तो हूँ लेकिन बदतमीज़ नहीं और माफ़ कीजिए, मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया आपको, असल में मुझे पहले टेक्स्ट करना चाहिए था।" वो धीमे से बोला। "आई एम सॉरी, मुझे लगा शायद कोई रॉन्ग नंबर है, रियली सॉरी।" वो शर्मिंदा हुई। "इट्स ओके।" उसे शर्मिंदा देखकर उसने फ़ौरन बात बदली। "वो आपका नंबर मैंने अपने फ्रेंड से लिया है, उसने आपकी सिस्टर से लिया है, आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा यूँ आपको बिना बताए कॉल करना?" वो मुस्कुराते हुए बहुत इज़्ज़त से बात कर रहा था। उसे लेखा को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। "नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हैं।" वो आहिस्ता से मुखातिब हुई और वो उसके इस बोलने पर अंदाज़ पे सदके वारी हुआ और बोले बगैर ना रह सका। "आपका ये आहिस्ता से शर्माने वाला और बोलने वाला अंदाज़ मुझे पसंद आया। शुक्रिया।" वो फ़कत इतना ही बोल पाई। "आपने मुझे देखा मतलब मेरी तस्वीर देखी?" उसे डर था कि कहीं देख ना ले। "नहीं, मैंने नहीं देखी अभी, देखिएगा भी मत।" उसके मुँह से एकदम निकला। "क्या मतलब?" वह हैरान हुई। "मतलब ये कि निकाह वाले दिन ही आप देख लेना, मैं भी आपको नहीं देखा। मन्नत माँगी थी कि निकाह वाले दिन ही देखूँगा।" वो बात सँभालते हुए झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। "जी ठीक है, मैं नहीं देखूँगी। वैसे मुझे अपने बाबा की चॉइस पे कोई शक नहीं।" वो बाप की पसंद को बयान कर रही थी। "वेरी गुड।" वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। "अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ी बिज़ी हूँ।" मुसलसल उससे बात कर सकती थी, इसलिए उसने माज़रत की और फ़ोन बंद कर दिया। "उफ़! इतनी बातें करता है।" वो बुड़बुड़ाते हुए कुछ फ़ाइलों को ढूँढने में मसरूफ़ हो गई। "देखो लेका, ये ड्रेस कैसा है?" माँ पारा उसे एक काफ़ी भारी व काम वाली शर्ट की तरफ इशारा करते हुए दिखा रही थी। "हाँ, अच्छा है, ले लो तुम अपने लिए।" वो फ़ौरन आगे बढ़ गई। "मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रही हूँ मैडम। मैं तो अपनी शॉपिंग सारी कर चुकी हूँ। तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा।" वो तकरीबन पीछे से चीखी। "अच्छा चलो ये ड्रेस ले लो और वो ब्लैक वाली भी कर लो।"
वो फ़ौरन पलटी तो अपनी मतवज्जो शॉपिंग की तरफ करती हुई बोली। 2 घंटे तक तकरीबन वो अपनी सारी शॉपिंग मुकम्मल कर चुकी थी। फिर उसे भूख का एहसास हुआ। उसने अरसम को बुलाया, अरसम बहुत भूख लग गई है, चलो कुछ खाते हैं। वो बुत बने खड़े अरसम को कहती हुई आगे बढ़ गई। वो जो उन्हें शॉपिंग करते देखकर पहले ही गुस्से में था, अब उसे और गुस्सा आ गया। पहले इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है तुम लोगों के फजूल कामों में, और अब सोच समझ कर बोला करो अरसम, ये कोई फजूल काम नहीं है, हमारी शादी की शॉपिंग है, और अगर तुम्हें इतना ही मुश्किल लग रहा था तो मत आते, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद भी आ सकती हूँ। लेका को उसके रवैये से काफ़ी गुस्सा आया, इसलिए वो भी फट पड़ी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी लेका, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। वो शर्मिंदा हुआ। कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं, घर जाके कुछ खाएंगे। वो कहती हुई बाहर आ गई और वो दोनों भी उसके पीछे बाहर आ गए। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।